गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के लेसन 3 के इंटरनल क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। उसका आंसर है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अदरवाइज बाकी सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे लोहा है, लोहा ठोस अवस्था में पाया जाता है, लोहा एक धातु है। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, मतलब जिसमें से ऊष्मा आसानी से पास हो सके। तो सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का होता है, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और उनमें से सबसे अच्छा चालक होता है चांदी और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आघातवर्ध्यता या तन्यता का अर्थ बताइए। आघातवर्ध्य या तन्य, देखिए यहाँ पे ये हमने पढ़ा था, कुछ धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। धातुओं को पीटकर उसकी पतली चादर बनाना, जैसे कि आप सभी खाना लपेटते हो एल्यूमिनियम फॉइल में, तो वो क्या है, वो एल्यूमिनियम एक धातु होती है, इसीलिए उससे उसको पीटकर एक पतली चादर बनाई जा सकती है। तो सबसे अधिक तन्य आघातवर्ध्य धातु कौन सी होती है? सोना और चांदी, जिसको पीटकर सबसे पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। अगला देखिए, तन्य किसे कहते हैं? सभी धातुएं तन्य होती हैं। तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातुओं को पीटकर उनकी पतली तार खींची जा सकती है। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 ऐसी धातु हैं जो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। जनरली धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं, जैसे लोहा, लोहे को हम चाकू से नहीं काट सकते। लेकिन कुछ धातुएं जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, धातुएं जनरली ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जैसे कि लेड और मरकरी। लेड का सिंबल होता है Pb, मरकरी का सिंबल होता है Hg। तो लेड और मरकरी ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 3 का, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये हर साल एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझेंगे हम। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे तब ये परिभाषा आपको समझ आएगी। धातु ऑक्साइड, सबसे पहले ये धातु का ऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इसका सूत्र है। Al एल्यूमिनियम धातु हो गई और O3 मतलब ये इसका ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार, अब इस धातु ऑक्साइड की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे और इसी धातु ऑक्साइड की क्षार यानी NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो HCl एक अम्ल होता है। तो ये ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके, जब ये दोनों अभिक्रिया होती हैं तो इसमें हमें लवण और जल प्राप्त होता है। तो किसी के साथ भी ये अभिक्रिया करें, अम्ल के साथ या क्षार के साथ, NaOH एक क्षार होता है, तो इसमें हमें मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और इसमें मिलता हमें NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, और दोनों ही अभिक्रिया में जल जो है वो जल निकलता है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, ये दोनों लवण हैं और ये जल इसमें अभिक्रिया में निकलता है, इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्वारेजिया किसे कहते हैं? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का 3 अनुपात है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताज़ा मिश्रण जो है वो एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया में क्या प्रॉपर्टी होती है? यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से अकेले में किसी में भी यह क्षमता नहीं होती है गोल्ड को गलाने की। पहले क्या होता था, गाँव में लोग आते थे, ऐसे बोलते थे कि हम आपकी सोने की ज्वेलरी को
ज्वेलरी को धो देंगे और ये चमक जाएगी। लेकिन वो क्या करते थे कि उनके पास एक्वा रिजिया का घोल होता था, वो उसकी ऊपरी पूरी परत को उतार लेते थे। इसकी वजह से वो धुलने के बाद नहीं दिखाई देती थी और गोल्ड चमक जाता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस एक्वा रिजिया घोल में गोल्ड को गलाने की क्षमता होती थी। एक्वा रिजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होते हैं। तो एक्वा रिजिया का घोल क्या होता है? HCl और HNO3 का रेशो होता है इसमें 3:1। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेसन 3 का जो बार बार बोर्ड में आता है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका एक उपयोग लिखिए और उदाहरण दीजिए। थर्मिट अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया है जो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये देखो, विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ी है जिसमें एक जो है इसको विस्थापित कर दे। कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसके घोल से। तो Fe2O3 प्लस Al जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो Fe को विस्थापित कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? FeAl2O3, Fe प्लस Al2O3। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन इस विस्थापन अभिक्रिया में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, जिसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसमें धातुएं जो हैं वो गल भी सकती हैं, यानी गलित अवस्था में पाई जाती हैं। और इस अभिक्रिया का उपयोग क्या है? वास्तव में आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की जो अभिक्रिया है, इसका उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। मतलब थर्मिट अभिक्रिया का क्या उपयोग है? जो रेल की पटरियों में जो दरारें पड़ जाती हैं ना, उस अभिक्रिया के लिए इस थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है ये धातुएं जो हैं इसमें गलित अवस्था में पाई जाती हैं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने की वजह से। तो इसे हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी अभिक्रिया लिखिए और इसका एक उपयोग लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसका ये बी पार्ट देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल में संग्रहित क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है। इसका आंसर हम समझेंगे। सोडियम और यहाँ पे देखिए इसका आंसर, पोटेशियम और सोडियम जैसी जो धातुएं होती हैं वो इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में छोड़ देने पर वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। मतलब अगर हम सोडियम और पोटेशियम को यहाँ हवा में रख देंगे तो ये हवा से भी अभिक्रिया करके आग पकड़ सकती हैं, इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं ये। और इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन्हें तेल में सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। मतलब पानी और हवा के साथ अभिक्रिया करके ये आग पकड़ लेती हैं सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं, इसीलिए इन्हें तेल में संग्रहित करके रखते हैं। आशा करती हूँ पार्ट 3 के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो को 2 बार देखें और इन सभी क्वेश्चंस को लर्न करें।